इस वीडियो में हम वांडाविजन एपिसोड 3 के कुछ पॉपुलर और मेरी फेवरेट फैन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। एपिसोड 3 के क्रोनोलॉजिकल रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा कि वांडा वाकई में किसी पॉकेट डायमेंशन में अटकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये पॉकेट रियलिटी वांडा ने खुद अपने कियोस मैजिक से क्रिएट की है या फिर ये मेफिस्टो का रम है। पिछले फैन थ्योरीज वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे वांडा अपने कियोस पावर की मदद से अल्टरनेट रियलिटीज बना सकती है। हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन यही होगा कि हाँ, ये पॉकेट डायमेंशन के पीछे वांडा का ही हाथ था। बट हमें इस शो में ऑलरेडी मेफिस्टो से रिलेटेड काफी ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। अगर ये पॉकेट रियलिटी वाकई में मेफिस्टो का रम है तो शायद इस सीन में हब विजन को यही बताने वाला था। सोल्स और डीमंस। मेफिस्टो उसके रम में सोल्स को अपना गुलाम बना के रखता था, तो शायद इस टाउन में मौजूद सारे लोग मेफिस्टो के गुलाम सोल्स हैं। मेफिस्टो के बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरे इस वाले वीडियो को देखना। ये भी हो सकता है कि ये पॉकेट डायमेंशन वांडा ने एक्सीडेंटली मेफिस्टो के रम के साथ कनेक्ट कर दी। शायद इसने विजन को जिंदा करने के चक्कर में ऐसा किया, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास वेगस को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंटली लास वेगस को मेफिस्टो के डायमेंशन से कनेक्ट कर दिया था। मे भी उसके बाद मेफिस्टो ने किसी तरह वांडा के कियोस मैजिक को कंट्रोल करके उसे बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब टाउन में मौजूद सारे लोग सोल्स नहीं बल्कि वांडा के कंट्रोल में आए नॉर्मल लोग हैं। लास्ट सीन में एक और चीज कंफर्म हो गई थी कि ये वेस्ट व्यू एक रियल टाउन था, जिसे किसी ने पॉकेट डायमेंशन का हिस्सा बनाकर सिटकम वर्ल्ड में बदल दिया, क्योंकि बाहर से टाउन एकदम नॉर्मल लग रहा था। अगर टाउन रियल है तो शायद इसके अंदर जाना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इसके आसपास इलेक्ट्रिकल फेंसेस वगैरह तो नहीं लगे, बट जब भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करता है वांडा को फटाक से उसकी खबर लग जाती है। वो आवाज याद है? सोन ने पहले अपना हेलीकॉप्टर भेजा होगा, फिर उसे चेक करने अंडरग्राउंड रास्ते से इस बी कीपर को। इन्हें लगा था कि मे भी अगर टनल्स के जरिए जाएंगे तो वांडा को पता नहीं चलेगा, बट वांडा ने वो भी भांप लिया और नो बोल के रियलिटी रीसेट कर ली। चलिए अब बात करते हैं शो में दिखाई जाने वाली रियलिटी ग्लिचेस के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में मिस्टर एंड मिसेस हार्ट, सेकंड में बी कीपर, थर्ड में बहुत सारे थे, हर, विजन, डॉक्टर और एंड में जेरल्डीन। लग रहा है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी उसी के साथ ग्लिचेस भी बढ़ते जाएंगे। लगता है बहुत सारे ग्लिचेस के पीछे तो वांडा का ही हाथ था। वो सबकॉन्शियसली खुद ही रियलिटी को कंट्रोल कर रही है। वेल, एटलीस्ट वांडा विजन के क्रिएटर्स चाहते हैं कि ऑडियंस को ऐसा लगे, बट टेक्निकली हमने बस 2 बार ही वांडा को ऐसे करते देखा था। पहले मिस्टर हार्ट वाला सीन और दूसरा बी कीपर वाला। विजन और जेरल्डीन वाले सीन को भी देखकर लगता है कि इधर भी वांडा ही रियलिटी मैनिपुलेट कर रही है, बट उसका डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिला। जनरली जब भी वांडा अपने मन से कुछ चेंज करती है तब उसका इंस्टेंट रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि हाँ, हाल ही में मैंने कुछ चेंज किया। बट इस विजन वाले सीन में रियलिटी अल्टर होने के बाद भी वांडा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मानो वो खुद भी विजन के साथ रीसेट हो गई। माना कि कुछ हद तक वांडा का इस रियलिटी पर कंट्रोल है, बट कुछ चीजों को वो अनइंटेंशनली भी करती है, जैसे कि ये बटरफ्लाई को जिंदा करने वाला सीन, और फिर कुछ देर बाद वो एक्सीडेंटली पेंटिंग वाले सारस को भी जिंदा करती है। बट क्या ये सारस वाकई में वो पेंटिंग वाला सारस था या फिर कुछ और? कौन है जो शेप शिफ्टिंग पावर्स की मदद से अपना रूप बदल सकता है? यस, मेफिस्टो। याद है ना, वांडा के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो सारस गायब नहीं हो रहा था। वेल, क्योंकि उस सारस को उसने बनाया ही नहीं। शायद मेफिस्टो यहाँ पर सारस के रूप में जेरल्डीन पर नजर रखने आया था और इसने वांडा को भगाने के लिए इस परिंदे का रूप लिया। वांडा को लगेगा शायद उसी ने एक्सीडेंटली इस सारस को जिंदा कर दिया। ओके, बैक टू जेरल्डीन एंड वांडा वाला सीन। वांडा जेरल्डीन के गले में पड़ा नेकलेस देखकर समझ गई कि वो बाहर से आई थी। वो इसकी रियलिटी में सॉर्ड की घुसपैठ या एजेंट है। फिर सीन कट हुआ और जेरल्डीन उड़ के इनकी रियलिटी से बाहर चली गई। सबका फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि वांडा ने ही इसे पॉकेट रियलिटी से बाहर फेंक दिया, बट वो सब ऑफ कैमरा हुआ। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जेरल्डीन को रियलिटी के बाहर किसने फेंका। वेल, विजन के आने से पहले तो रूम में बस वांडा और जेरल्डीन ही थे, अनलेस वो सारस एक्चुअल में मेफिस्टो था। और जैसे ही जेरल्डीन ने अल्ट्रॉन का नाम लिया, वो समझ गया कि उसे अब मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज वांडा ने की होती तो बी कीपर की तरह ही उसने जेरल्डीन की मेमोरी विजन के दिमाग से मिटा दी होती। विजन को बी कीपर के बारे में कुछ भी याद नहीं, बट जेरल्डीन के बाहर जाने के बाद भी उसे उसके बारे में सब याद है। और यहाँ वांडा का रिएक्शन देखना, उसे भी अब पूरा यकीन है कि मामला गड़बड़ है। एक और चीज, वांडा और जेरल्डीन के बीच ये बहस दिन में चली थी, और जब जेरल्डीन वेस्ट व्यू के बाहर आई तब रियल वर्ल्ड में रात थी। तो क्या इन दोनों डायमेंशन में टाइम डिफरेंट चलता है, या फिर वांडा के साथ चली बहस और जेरल्डीन के टाउन से बाहर फेंके जाने में कुछ घंटों का डिफरेंस था? अगर एपिसोड 4 में जेरल्डीन बोलती है कि हाँ, उसे वांडा ने ही बाहर फेंका, तो भाई ये डिस्कशन यहीं खत्म हो गया। बट अगर वो बोलती है कि अंदर क्या हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं, तब फिर से शक मेफिस्टो पर जाएगा। देखते हैं मेफिस्टो का रिवील कब और कैसे होगा, और क्या वाकई में मेफिस्टो एग्नेस का अनसीन हस्बैंड राल्फ है जो अंधेरे में अच्छा दिखता है।
या फिर राल्फ ग्रीम रीपर है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें ग्रीम रीपर से रिलेटेड भी एक ईस्टर एग मिला था। कॉमिक्स में ग्रीम रीपर विजन की मदद से अपने भाई वंडर मैन को वापस जिंदा करना चाहता था। पता नहीं ये लोग इस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे लाएंगे। मे बी वो बस हमें बहकाने के लिए एक क्लू हो, ताकि फैंस का ध्यान मेफिस्टो से हटकर ग्रीम रीपर पर जाए। बट वेट, वांडा की रियलिटी को कंट्रोल करने वाला एक और कैंडिडेट हो सकता है, हाइड्रा। अब तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस शो में हाइड्रा का टोटल 3 बार जिक्र हुआ है। रिस्ट वॉच, ये ट्रिकी न्यूज़पेपर हेडलाइन और हाइड्रा सोक। क्या पता हाइड्रा के किसी बचे कुछ स्प्रिंटर सेल यूनिट ने विंटर सोल्जर प्रोग्राम की तरह ही वांडा का ब्रेन वॉश करने भी कोई प्रोग्राम बनाया हो और ये टाउन उनकी टेस्ट फैसिलिटी है। एजेंट्स ऑफ शील्ड के एक एपिसोड में कोल्सन ने बताया था कि उसे लगता है कि हाइड्रा स्पेशल सोप की मदद से लोगों का दिमाग कंट्रोल कर रहा है। कहीं ये हाइड्रा सोक उस एजेंट ऑफ शील्ड वाले हाइड्रा सोप का रेफरेंस तो नहीं? वेल, इस एड की टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट लग रही है, फाइंड द गॉडेस विद इन। मार्वल कॉमिक सीरीज में बहुत सारे गॉडेस लेवल्स के कैरेक्टर आए हैं, इवन एक कैरेक्टर का नाम भी गॉडेस था, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने डीप में जाने वाले हैं। अब यहाँ तो ये एड्स वांडा की मदद करना चाहते हैं या फिर उसे इस फेक रियलिटी में अटकाए रखना चाहते हैं। एड्स को देख के लग रहा है कि कोई इन एड्स के थ्रू वांडा की मदद करना चाहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वांडा की कॉन्शियसनेस ही उसे कुछ याद दिलाना चाहती है। पहले इस टोस्टर एड की मदद से टोनी स्टार्क और अपने बचपन के बारे में, फिर स्ट्रैकर वॉच से हाइड्रा के बारे में, और अब फाइंड द गॉडेस विद इन से उसकी अपनी केओस पावर्स के बारे में। मे बी इस एड का मतलब ऐसा हो कि वांडा इस पॉकेट रियलिटी की गॉडेस है। अगर वो ये बात जान जाए तो अपने अंदर मौजूद गॉडेस की मदद से वो इस फेक रियलिटी से बाहर आ सकती है। वांडा, डोंट गेट फूल्ड, फाइंड द गॉडेस विद इन यू। अब अगला सबसे बड़ा सवाल, अगर वांडा ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इस पॉकेट रियलिटी को खत्म कर दिया तो क्या उसके साथ विजन और वांडा के दूसरे क्रिएशंस भी गायब हो जाएंगे? आई मीन इंक्लूडिंग उसके बच्चे। वेल, इस सवाल का जवाब हमें फाइनल सीन में मिल गया। जेरल्डीन जब फर्स्ट टाइम वांडा से मिली थी तब उसने 1950s या 60s के कपड़े पहने थे। फिर वांडा ने डिकेड चेंज कर दिया और सबके कपड़े 1970s वाले हो गए। अगर टाइम शिफ्ट के वक्त जेरल्डीन ऑलरेडी टाउन में मौजूद थी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ये कपड़े भी वांडा के केओस पावर की ही देन है। मुझे लग रहा है कि जेरल्डीन या मोनिका रैम्बो जब इस टाउन में घुसी थी तब उसने मॉडर्न कपड़े ही पहने होंगे। फिर उसके टाउन में घुसते ही उसका अवतार चेंज हो गया और उसे जेरल्डीन का कैरेक्टर मिल गया। तो अगर ये ब्लू कपड़े मैजिकल हैं और टाउन से बाहर फेंके जाने के बाद भी चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब साफ है, पॉकेट रियलिटी के बाहर भी वांडा का केओस मैजिक चेंज नहीं होता। शायद इसी तरीके से मार्वल के जीनियस क्रिएटर्स विजन और वांडा के बच्चे टॉमी एंड बिली को फेज 4 का हिस्सा बनाएंगे। कॉमिक्स में वांडा ने पहले थॉमस और विलियम को जन्म दिया था, फिर मेफिस्टो ने दोनों बच्चों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। बाद में वांडा के दोनों बेटों का पुनर्जन्म हुआ और इन पुनर्जन्मित बच्चों का नाम बिली एंड टॉमी था। तो इसका मतलब ऑलरेडी इन्होंने बिली और टॉमी की स्टोरी लाइन से मेफिस्टो को निकाल दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों बच्चों के नाम थॉमस और विलियम होते, टॉमी एंड बिली नहीं। टॉमी एंड बिली ने फिर स्पीड और विकान के नाम से यंग एवेंजर्स को ज्वाइन किया। केट बिशप भी यंग एवेंजर्स का हिस्सा थी। तो शायद एवेंजर्स के बाद अब यंग एवेंजर्स का टाइम है बॉक्स ऑफिस पर राज करने का। देख रहे हो वांडा विजन को यूजलेस शो बुलाने वालों, इस शो में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस। ओके, तो इस सब का स्वॉर्ड के साथ क्या कनेक्शन? एक चीज तो पक्की है कि इस पॉकेट डायमेंशन को क्रिएट करने के पीछे स्वॉर्ड का कोई हाथ नहीं, वरना वो वांडा से ऐसा क्यों पूछते कि हु इज डूइंग दिस टू यू? मुझे लगता है कि शायद इस रियलिटी के क्रिएट होते ही ये टाउन स्वॉर्ड के रडार में आ गया होगा और बस वो तब से बाहर अपना डोरा डाल के बैठ गए ताकि वो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। एक और बात, स्वॉर्ड को ये भी पता है कि उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर वांडा अटकी है, और जैसे कि मैंने पहले जोकिंगली कहा था, वांडा शायद वाकई में उस रियलिटी का लाइव टेलीकास्ट कर रही है। उसी की मदद से स्वॉर्ड को पता चला कि टाउन के अंदर वांडा है। बट आई थिंक वांडा को भी ये बात पता है कि बाहर स्वॉर्ड उस पर नजर गड़ाए बैठी है, इसीलिए वो उसकी रियलिटी में स्वॉर्ड के भेजे एजेंट्स एंड चीजों पर उनका लोगो लगाती है, हेलीकॉप्टर पर, बी कीपर के कॉस्ट्यूम पर और जेरल्डीन के नेकलेस में। एक चीज मुझे एपिसोड 3 के शुरुआत से खाई जा रही है, रेड और ब्लू कलर का इंपॉर्टेंस। रेड को तो हम एपिसोड 1 से देख रहे थे, टोस्टर, हेलीकॉप्टर, ब्लड और दुनिया के रंगीन होते वक्त विजन। बट एपिसोड 3 में ब्लू भी बहुत दिख रहा था, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, बैकग्राउंड और ओवरऑल कलर ग्रेडिंग। या तो मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ या फिर रेड एंड ब्लू के पीछे भी कुछ लॉजिक है। शायद रेड कलर वाले वांडा के कंट्रोल में है और ब्लू कलर वाले उसके कंट्रोल से छूट रहे हैं या छूटने वाले हैं, आई डोंट नो। ओके, इस वीडियो की आखिरी पहेली, हेक्सागोनल शेप्स, ढेर सारे हेक्सागोनल शेप्स। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि शायद ये हेक्सागोनल शेप्स और बी कीपर कॉस्ट्यूम AIM या एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स ग्रुप्स का इंडिकेशन है। अगर ऐसा है तो हाइड्रा का कनेक्शन भी वैलिड हो जाएगा। बट फिर बी कीपर ने स्वॉर्ड का लोगो क्यों पहना था? क्या वांडा को सारे घुसपैठिए स्वॉर्ड एजेंट्स लगते हैं या फिर ये जानबूझकर स्वॉर्ड का लोगो लगा के आया था? दूसरी सबसे लेस पॉपुलर थ्योरी ये है कि शायद हेक्सागोनल शेप्स मधुमक्खी के छत्ते को दर्शा रहे हों, वेस्ट व्यू पॉकेट कॉलोनी और वांडा वहां की क्वीन बी।
कुछ फैंस ने तो ये भी क्लियर कर दिया कि हेक्सागोनल शेप्स मार्वल यूनिवर्स में बहुत कॉमन है। इवन वकांडा को दुनिया से छुपाए रखने वाली शील्ड भी इन्हीं पैटर्न से बनी है। टेक्निकली इधर भी वांडा की रियलिटी बाहर की दुनिया से छुपी है, तो शायद ये ब्लैक पैंथर का रेफरेंस हो। बट अगेन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना डीप में जाएंगे। अगर वो इतना डीप में जाएंगे तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ। मेरे फेवरेट थ्योरीज तो इतने ही थे। आपकी फेवरेट थ्योरी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स डिस्कस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।